जिला कोर्ट की दायरा अदालत में खून का मुकदमा खत्म हो चुका था। आरोपी बेकसूर छूट गया था। हम लोग जो कोलकाता के कुछ पत्रकार इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर सुनकर यहां आए थे, उनमें से बाकी सब लौट चुके थे। सिर्फ मैं ही रुक गया था। मुकदमे का फैसला हो चुका था और आरोपी को न्याय मिला था, इसमें भी कोई शक नहीं था। फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा रह गया था। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी कहानी किस प्लेस से सुन रहे हैं। आज सुनेंगे शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी साक्षी, हिंदी में। मुख्य पात्र हैं कालीमय, मोहित मोहन रक्षित, दामिनी और अन्नपूर्णा। कहानी पाठ सूत्रधार और सभी चरित्रों में मैं किशोर, अन्नपूर्णा और दामिनी के चरित्र में तूली। लीजिए, प्रस्तुत है साक्षी। शहर का एक अमीर और मनचला युवक मोहित मोहन रक्षित अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो गया था। बाद में वो पकड़ा गया। प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं था, किसी ने मोहित को हत्या करते हुए नहीं देखा था, लेकिन मजबूत परिस्थिति जन्य प्रमाण थे। मोहित की पत्नी अन्नपूर्णा तीखी जुबान वाली और झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। मोहित से उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था, यहां तक कि कई बार मारपीट भी होती थी और पड़ोसी लोग इसके गवाह थे। इसीलिए मोहित पर दायरा अदालत में मुकदमा चलने लगा। मुकदमा जब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया और ऐसा लगने लगा कि मोहित के बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी कालीमय घोष नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने स्वेच्छा से अदालत में गवाही दी। उन्होंने कहा कि जिस रात करीब 11 बजे अन्नपूर्णा की हत्या हुई, उस रात 10:15 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक मोहित उनके घर पर था। मोहित उनकी पत्नी का प्रेमी था। जिरह और सवाल जवाब के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि कालीमय घोष सच बोल रहे हैं। उनकी गवाही के आधार पर मोहित को रिहाई मिल गई। मफस्सिल के मुकदमों में कलकत्ता से पत्रकार आमतौर पर नहीं आते, स्थानीय संवाददाता ही खबर भेज देते हैं। इस मुकदमे के आखिर में हमें टेलीफोन से खबर मिली, इसीलिए हम लोग यहां आ पहुंचे। अखबारों में इस खबर पर काफी हलचल मची। फिर जब मुकदमे का फैसला हो गया तो सब लोग लौट गए, सिर्फ मैं ही रुक गया। अगले दिन शाम को करीब 5 बजे मैं कालीमय घोष के घर गया। मोहल्ला काफी शांत था। वहां कुछ सभ्य गृहस्थों के ही घर थे। बागीचों से घिरे छोटे छोटे एक मंजिला मकान, लगभग सब एक ही तरह के बने हुए थे। बस एक मकान 2 मंजिला था और बाकी सबके बीच थोड़ा ऊंचा दिखाई देता था। वही मोहित रक्षित का घर था। कालीमय बाबू के घर से मोहित रक्षित का घर लगभग 60-70 गज की दूरी पर था। हम लोग जब यहां आए थे तब सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया था, इसीलिए उस जगह का नक्शा हमें मालूम था। कालीमय घोष के छोटे से बागीचे को पार करके मैं घर के सामने पहुंचा। घर कुछ सुनसान सा लग रहा था। कालीमय बाबू अकेले सामने के बरामदे में चटाई पर बैठे हुए कांटे में डोरी बांध रहे थे। चारों तरफ मछली पकड़ने का सामान पड़ा था, पहिए वाली 2 छड़ियां, मूंगा का धागा, मोरपंख से बना फातना वगैरह। कालीमय बाबू की उम्र लगभग 45 साल होगी। शरीर मजबूत और गठा हुआ था। सिर के बाल और मूछें छोटी छोटी कटी हुई थी। छोटी धोती के ऊपर एक मैला सा स्वेटर पहने वो बैठे थे। वही उम्र जब आदमी अपने पहनावे और साथ संभाल के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता। मुझे देखकर उन्होंने घुटने पर थोड़ा कपड़ा खींच लिया और भौं उठाकर बोले, आप? कालीमय बाबू को मैं पहले अदालत में गवाहों के कटघरे में देख चुका था। उनके बाहरी व्यवहार और स्वभाव के बारे में मेरे मन में काफी साफ धारणा थी, लेकिन उनके चरित्र का पूरा चित्र खींचना आसान नहीं था। वो सभ्य वर्ग के आदमी थे,
जाति से कायस्थ, गरीब नहीं बल्कि अच्छे हालात में थे, अनपढ़ भी नहीं थे, बीए और बीएल पास थे। फिर भी उनकी बातों और व्यवहार में कहीं ना कहीं थोड़ा देहातीपन झलकता था। शायद देहातीपन कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि उनमें शहर वाली चिकनाई या पॉलिश की कमी थी। गांव के चंडी मंडप में वो बिल्कुल बेढंगे नहीं लगते, लेकिन अगर उन्हें कलकत्ता के किसी सुसंस्कृत ड्राइंग रूम में बिठा दिया जाए तो हंसों के बीच बगुले की तरह अलग ही दिखाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपना परिचय दिया, फिर उनके पास जाकर चटाई के किनारे बैठ गया। उन्होंने एक बार रूखी नजर से मेरी तरफ देखा और बोले, सब तो खत्म हो गया, फिर क्यों? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके पास पत्रकार के तौर पर नहीं आया हूं, ये तो बस मेरी निजी जिज्ञासा है। आजकल के समय में आपके जैसे चरित्र वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बदचलन लंपट आदमी की जान बचाने के लिए आपने। मेरी खुशामद का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ता से रोकते हुए कहा, ये सब बातें छोड़िए, क्या जानना चाहते हैं? मैंने थोड़ा संकोच करके पूछा, अब आपकी पत्नी? वो भाग गई है। कालीमाई बाबू फिर से कांटे में डोरी बांधने लगे। क्या? कहां? किसके साथ? पता नहीं, मैंने खोज भी नहीं की। कुछ देर मैं चुपचाप उन्हें कांटा बांधते हुए देखता रहा। वो मूंगा के धागों में 2 कांटे बांध रहे थे। बर्धमान के अच्छे कांटे थे। कांटा बांधने का एक खास तरीका होता है, यूं ही जैसे तैसे बांध देने से काम नहीं चलता। पहले एक कांटे को धागे के एक सिरे पर बांधकर दोनों तरफ के धागों को मोड़कर एक करना पड़ता है। फिर दूसरे कांटे को धागे के दूसरे सिरे पर उसी तरह बांधना पड़ता है। दोनों कांटे साथ साथ लटकते रहते हैं। आपको बांस से मछली पकड़ना अच्छा लगता है? हाँ। आप रात में मछली क्यों पकड़ते हैं? उसमें मजा है। दिन में मछली पकड़ने से कहीं ज्यादा मजा आता है। कार्बाइड वाली साइकिल लैंप जलाकर पानी पर रोशनी डालो तो मछलियां आ जाती हैं। क्या आज रात मछली पकड़ने जाएंगे? आज नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आपके घर में इस समय कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला हूं, खुद ही खाना बनाकर खा रहा हूं। कुछ देर तक कांटा बांधते हुए देखकर मैंने कहा, अच्छा, ये तो साबित हो गया कि मोहित रक्षित ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की, लेकिन ये तो पता नहीं चला कि हत्या किसने की। कालीमाई ने मेरी ओर तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, लगता है आपको कानून की कुछ जानकारी नहीं है। इस मुकदमे में ये जानना जरूरी नहीं कि हत्या किसने की, बस ये साबित हो जाना काफी है कि मोहित रक्षित ने हत्या नहीं की। फिर भी ये तो जानना चाहिए कि हत्या की किसने। वो चिंता पुलिस की है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है। फिर भी। कांटा बांधना खत्म होने पर कालीमाई ने डोरी को उठाकर देखते हुए जैसे अनमने ढंग से पूछा, आप शराब पीते हैं? हाँ? शराब? हाँ, शराब, विस्की, ब्रांडी, जिन पीते हैं? मैंने सच सच कह दिया। अगर किसी और के पैसे से मिल जाए तो पी लेता हूं। तो आइए। कालीमाई मुझे घर के भीतर बैठक में ले गए। कालीमाई के मन में बहुत सी बातें जमा थी। उस रात हम दोनों आमने सामने बैठकर एक बोतल विस्की खत्म कर गए। उसी के साथ उनकी जुबानी जो पूरा किस्सा मैंने सुना और अदालत में जो बयान उन्होंने दिया था, दोनों को मिलाकर पूरी कहानी खड़ी की जा सकती है। उन्होंने अपनी भागी हुई पत्नी दामिनी की एक तस्वीर भी दिखाई। बहुत असाधारण सुंदरता तो नहीं थी, लेकिन उम्र 22 साल के करीब थी।
शरीर सुडौल था और आंखों में बनावटी भलमनसाहट झलकती थी। कालीमय इसी जिले के रहने वाले थे। बचपन में गांव में रहे, फिर शहर आकर पढ़ाई की और वकील बन गए। गांव की जमीन जायदाद बेचकर शहर में घर खरीद कर रहने लगे। वकालत में उनका बहुत बड़ा काम नहीं था। सर्वे के काम से थोड़ा बहुत कमा लेते थे। हाथ में कुछ नकद पैसा भी था और सूद के कारोबार से भी बुरा नहीं कमाते थे। कुल मिलाकर उनकी हालत ठीक ठाक और संपन्न थी। लगभग 20 साल से वो शहर में रह रहे थे। शहर के लगभग सभी लोगों से उनकी पहचान थी, लेकिन किसी से बहुत घनिष्ठता नहीं थी। जो आदमी एक साथ वकील भी हो और महाजन भी, उसके साथ शायद ही किसी की बहुत गहरी दोस्ती हो पाती है। कालीमाई की पहली पत्नी बीमार रहती थी। लगभग 15 साल का वैवाहिक जीवन उन्होंने लगभग लगातार बिस्तर पर ही बिताया और निसंतान अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कालीमाई की उम्र 40 के पार हो चुकी थी। फिर से शादी करने के लिए वो विशेष उत्सुक नहीं थे और न ही उन्हें वंश चलाने की चिंता या नरक स्वर्ग का डर था। लेकिन कालीमाई की दूर की एक रिश्ते की बहन थी जिसकी शादी दूसरे जिले में हुई थी। जब उसे पता चला कि कालीमाई विदुर हो गए हैं, तो वो आकर अपने भाई के पीछे पड़ गई। उसने कहा कि उसके पति की एक दूर की रिश्ते की बहन है, लड़की अनाथ है और उसे सहारा देना चाहिए। वो रूपवती और गुणवान लड़की है, बस अनाथ होने के कारण ही दूर के रिश्तेदारों के यहां बोझ बनकर रह रही है। आखिरकार कालीमाई ने दामिनी से शादी कर ली। दामिनी आमतौर पर देखने सुनने में ठीक ही थी। बहुत ज्यादा सुंदर न सही, लेकिन उसमें एक तरह का आकर्षण था। उसके गुण धीरे धीरे सामने आने लगे। घर गृहस्थी का काम वो जानती तो थी, लेकिन उसमें उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। वो भली भांति घर में रहती जरूर थी, लेकिन उसका मन बाहर की ओर ज्यादा रहता था। घर का काम छोड़कर बिस्तर पर लेटकर रोमांचक उपन्यास पढ़ना उसे बहुत पसंद था। साज सज्जा की ओर उसका ज्यादा ध्यान रहता था और सिनेमा देखने का उसे बहुत शौक था। शुरू में कालीमाई को कुछ भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे जैसे गंदला पानी साफ होने लगता है, वैसे ही बातें साफ होने लगी। लेकिन नई पत्नी में जो कमियां उन्होंने देखी, वे उन्हें बहुत गंभीर नहीं लगी। दामिनी एक साधारण लड़की थी। ऐसी साधारण लड़कियों के साधारण गुण दोष लेकर दुनिया भर के लोग घर गृहस्थी चला रहे हैं, इसीलिए कालीमाई खास चिंतित नहीं हुए। करीब 1 साल बीत गया। धीरे धीरे कालीमाई को एहसास होने लगा कि दामिनी साधारण लड़की नहीं है। वो बहुत स्वार्थी है। दूसरे के सुख सुविधा या सामर्थ्य की उसे कोई परवाह नहीं। उसके जीवन का एक छिपा हुआ हिस्सा है। उसके अतीत में कोई गुप्त रहस्य है। वो बिल्कुल भोले और मासूम चेहरे के साथ लगातार झूठ बोल सकती है। वो छिप छिप कर किसी को चिट्ठियां भी लिखती है। एक दिन एक छोटी सी घटना हुई। कालीमाई के घर के ठीक सामने सड़क के किनारे एक डाक बक्सा था। दोपहर के समय कालीमाई कोर्ट से एक कागज लेने के लिए घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था। मोड़ घुमाकर जब वो अपनी गली में आए, तो उन्होंने देखा कि दामिनी जल्दी से फाटक के बाहर आई, एक लिफाफे वाली चिट्ठी डाक बक्से में डाल दी और फिर तुरंत घर के अंदर चली गई। कालीमाई घर में घुसकर दामिनी से बोले, लगता है आज दोपहर में सोई नहीं, किसे चिट्ठी लिख रही थी? दामिनी ने बड़ी सहज और हैरानी से आंखें फैलाकर कहा, चिट्ठी? नहीं तो, मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। कालीमाई को कुछ भ्रम सा हुआ। क्या उन्होंने ही गलत देख लिया था? उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और कागज लेकर वापस अदालत चले गए। लेकिन उनके मन में अनिश्चितता और संदेह के सवाल उठने लगे। 2 दिन बाद कालीमाई के वही दूर के रिश्तेदार आ पहुंचे जिनके घर दामिनी पहले रहती थी। उम्र में वो कालीमाई से छोटे थे।
शरीर मजबूत और आंखों में शिकारी बिल्ली जैसी सतर्कता थी। उन्होंने कहा, जी, एक काम से आया था, सोचा आपसे मिल भी लूं। वो कालीमय के घर ही ठहरे। कालीमय ने उनकी अच्छी खातिरदारी की। 2 दिन और एक रात कालीमय के घर बिताकर वो मेहमान विदा हो गए। लेकिन वो किस काम से आए थे ये ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां आकर वो एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले। हाँ, कालीमय जरूर रोज की तरह दोपहर में अदालत जाते थे। इसके बाद वो रिश्तेदार कभी कभी आने लगे। 2 एक दिन रहकर फिर चले जाते। कालीमय स्वभाव से संदेह करने वाले आदमी नहीं थे, फिर भी उनके मन में खटका होने लगा। वो आदमी दामिनी का रिश्ते में भाई बताया जाता था, लेकिन उनके आपसी व्यवहार में कुछ भी स्वाभाविक नहीं लगता था। कालीमय के सामने वे दोनों इतने संकोच में क्यों रहते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, इसी तरह एक और साल बीत गया। कालीमय दिन में अदालत जाते और शाम के बाद थोड़ा सा विस्की पीते। पहले उन्हें यह आदत नहीं थी, हाल ही में पड़ी थी। उन्हें मछली पकड़ने का बहुत शौक था। पहले वो हफ्ते में कम से कम एक बार चौधरी के तालाब पर रात में मछली पकड़ने जाते थे। अब उतना जाना नहीं हो पाता था, फिर भी कभी कभी चले जाते। अगर सर्वे का काम पड़ता तो 2 3 दिनों के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। उस समय दामिनी घर में अकेली रहती। अकेले रहने से उसे कोई डर नहीं लगता था। कालीमय के घर में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। जो आते काम से ही आते। कभी कभी एक दो मुवक्किल और कभी कोई कर्ज लेने या चुकाने वाला। पड़ोसियों से कालीमय की बस नाम मात्र की पहचान थी। केवल मोहित रक्षित के साथ थोड़ी व्यवहारिक निकटता थी। मोहित रक्षित एक मौज मस्ती करने वाला जवान था। उसका चेहरा सुंदर था और उसका व्यवहार भी मीठा था, लेकिन वो जबरदस्त जुआरी था। दोस्तों की संगत में पड़कर कभी कभी नशीली चीजें भी ले लेता था, पर वो पक्का नशेबाज नहीं था। खुलकर उसके चरित्र में कोई दोष दिखाई नहीं देता था, क्योंकि घर में उसकी तेज तर्रार पत्नी थी। यही मोहित रक्षित कभी कभी कालीमय के पास पैसे उधार लेने आता था। उसके पिता उसके लिए काफी संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन नकद पैसे इस तरह बांध कर रखे गए थे कि उसे हर महीने तय की हुई रकम से ज्यादा हाथ में नहीं मिलती थी। इसीलिए महीने के आखिर में जब अचानक पैसों की कमी हो जाती तो मोहित अपनी कलाई घड़ी या अंगूठी गिरवी रखकर या कभी कभी सिर्फ भरोसे पर ही कालीमय से पैसे उधार ले लेता था। और जब उसके हाथ में फिर पैसे आते तो वो कर्ज चुका भी देता था। कालीमय मन ही मन मोहित को पसंद करते थे, क्योंकि वो जुआरी जरूर था, लेकिन महाजन को धोखा देने की कोशिश नहीं करता था। एक बार कालीमय सर्वे के काम से 2 3 दिनों के लिए गांव की ओर गए थे। जब लौट कर आए और दामिनी को देखा तो उनके मन में संदेह की आग भड़क उठी। दामिनी अच्छी औरत नहीं है, वो चरित्रहीन है। उसका कोई छिपा हुआ प्रेमी है। वो चोरी छिपे व्याभिचार भी करती है। संदेह ऐसी चीज है जो बहुत ही सूक्ष्म प्रमाणों पर टिकता है। इन प्रमाणों को किसी को दिखाया नहीं जा सकता। यहां तक कि अपने मन में भी वे पूरी तरह साफ नहीं होते। फिर भी ऐसे संदेह से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। कालीमय के दिमाग में जैसे भूसे के नीचे दबे अंगारे सुलगने लगे। वो सोचने लगे, दामिनी शादी से पहले ही चरित्रहीन थी। इसी कारण उनकी दूर की रिश्तेदार बहन ने उसे जल्दी जल्दी विदा कर दिया था। बहनोई के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही आदमी इसीलिए बार बार आता है। वे रिश्ते में भाई बहन कहलाते हैं, लेकिन जो लोग चरित्रहीन होते हैं, क्या उन्हें रिश्तों का कोई लिहाज होता है? और इतना ही नहीं, यहां शहर में भी दामिनी का कोई छिपा हुआ प्रेमी है। वो कौन है? घर में तो ऐसा कोई आता जाता नहीं। मेरी गैर हाजिरी में कौन आता जाता है? कौन है वो?
कालीमय ने तय कर लिया कि सिर्फ शक की आग में जलते रहने से कोई फायदा नहीं, उसे पकड़ना ही होगा। रंगे हाथों पकड़कर वो उस चरित्रहीन औरत को घर से निकाल देंगे। बदनामी होगी, शहर में चर्चा होगी तो हो। शनिवार की शाम अदालत से लौटकर नाश्ता करते हुए कालीमय ने कहा, आज रात मछली पकड़ने जाऊंगा। उनके बाहरी व्यवहार से उनके मन की बात समझना मुश्किल था। दामिनी की आंखों में एक चमक सी आई। उसने तुरंत अपनी पलकों से उसे छिपाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे रात के खाने का इंतजाम कर देती हूँ। लौटते लौटते क्या बहुत रात हो जाएगी? कालीमय बोले, वही जैसे होता है, 1-1:30 बजे तक। रात 8:30 बजे के बाद कालीमय घर से निकले। एक जूट के थैले में मछली पकड़ने का सामान था। चारा, टोप, भुना हुआ खल और मेथी का चूरा और एक कार्बाइड वाली साइकिल लैंप। साथ में लगभग 1.5 फुट लंबी लोहे की एक छड़ भी थी। रात में मछली पकड़ने जाते समय ये छड़ वो हमेशा साथ रखते थे। सुनसान जगह पर रात बितानी पड़ती है, इसीलिए आत्मरक्षा के लिए कोई हथियार साथ होना अच्छा होता है। एक हाथ में बांस और दूसरे हाथ में थैला लेकर कालीमय निकल पड़े। जब तक वो फाटक पार नहीं कर गए, दामिनी दरवाजे के पास खड़ी रही। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। घर में और कोई नहीं था। कामवाली दिन में काम करके जा चुकी थी और अगली सुबह आकर रात के बचे हुए बर्तन साफ करेगी। कालीमय के घर के सामने वाली सड़क के 2 रास्ते थे। एक बाजार की ओर जाता था और दूसरा शहर के बाहर। कालीमय शहर के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। चौधरियों का बाग वाला मकान शहर से करीब 2 मील बाहर था। वहां एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें छोटी बड़ी कई तरह की मछलियां थीं। चौधरी लोग कभी कभार ही उस बाग वाले मकान में मौज मस्ती के लिए जाते थे। एक माली वहां की देखभाल करता था। चौधरी लोग बड़े जमींदार थे और कालीमय उनके स्टेट के एक वकील थे, इसलिए उस तालाब में मछली पकड़ने की उन्हें खुली इजाजत थी। कुछ दूर चलने के बाद मोहित रक्षित के घर के पास ही मोहित उनसे मिल गया। उसने कहा, अरे घोष बाबू, मैं तो आपके ही घर जा रहा था। कालीमय रुककर बोले, क्या बात है? कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने? 200 के करीब। अभी तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह आना। ठीक है, आ जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? चौधरियों के तालाब पर? हाँ। अच्छे ही हैं आप भी। हल्का सा मुस्कुराकर मोहित आगे बढ़ गया। वो अपने घर वापस नहीं गया, बल्कि शहर के किसी जुए के अड्डे की ओर चला गया। मोहित के घर के सामने से गुजरते समय कालीमय ने घर के अंदर से कांसे के बर्तन जैसी तेज और तीखी आवाज सुनी। घर में मन नहीं लगता? दिन रात बस जुआ ही जुआ। बिल्कुल दरिद्र हालत हो गई है। बाप जो छोड़ के गया है, सब बर्बाद करके चैन मिलेगा। चलते चलते कालीमय सोचने लगे, मोहित की पत्नी सुंदर और जवान है, लेकिन कैसी कर्कश आवाज, कैसा गुस्सैल स्वभाव। क्या इस दुनिया में शादी करके कोई सचमुच सुखी हुआ है? उन्होंने खुद 2 बार शादी की है। पहली पत्नी हमेशा बीमार रही, दूसरी चरित्रहीन निकली। आखिर लोग शादी क्यों करते हैं? सड़क लगभग आधा मील आगे जाकर म्युनिसिपल इलाके की आखिरी सीमा तक पहुंचती थी। उसके बाद कोई लैंप पोस्ट नहीं था। वहां पहुंचकर कालीमय एक पेड़ के नीचे आकर रुक गए। रात में इस रास्ते से लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। फिर भी कालीमय पेड़ के पीछे की ओर जाकर बांस को पेड़ के तने से टिकाकर रख दिया। थैला जमीन पर रखकर खुद एक उभरी हुई जड़ पर बैठ गए। यहां बैठने से अगर सड़क से कोई मोटर गाड़ी भी गुजरती तो उसकी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें देखा नहीं जा सकता था। जेब से सिगरेट निकालकर कालीमय ने सुलगाई। सुलगाते समय माचिस की रोशनी में अपनी कलाई घड़ी देख ली। 9:05 हुए थे। आज सिगरेट बहुत जल्दी खत्म हो गई। उन्होंने एक और सिगरेट जलाई। वो खत्म हुई तो एक और।
10 बजते ही कालीमय ने अपने पैरों के जूते उतार दिए, जूतों को पेड़ के तने पर टांग दिया ताकि सियार या कुत्ते उन्हें उठा न ले जाएं। फिर थैले से लोहे की छड़ निकाली और थैले को भी पेड़ की एक निकली हुई डाल पर टांग दिया। बांस जैसे रखी थी वैसे ही रही। कालीमय ने लोहे की छड़ को मजबूती से मुट्ठी में पकड़ लिया और चुपचाप वापस चल पड़े। सड़क पर कोई आदमी नहीं था। जब वो अपने मोहल्ले में लौटे तब चारों ओर सन्नाटा था। सभी घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। केवल मोहित के घर के एक कमरे में रोशनी जल रही थी। कालीमय का अपना घर भी अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कोई आहट नहीं थी। वो चोर की तरह भीतर दाखिल हुए। घर में प्रवेश के 2 दरवाजे थे, एक सामने और एक पीछे। कालीमय ने टटोल कर देखा, दोनों ही दरवाजे अंदर से बंद थे। तब वो चुपचाप कदम रखते हुए बेडरूम की खिड़की के बाहर जाकर खड़े हो गए। खिड़की का एक पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे के भीतर अंधेरा था। कान लगाकर सुनने पर धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद कालीमय उन 2 आवाजों को पहचान गए। एक उनकी पत्नी दामिनी की थी और दूसरी उनके कर्जदार मोहित रक्षित की। अगले सुबह मोहल्ले में हंगामा मच गया। मोहित रक्षित अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो गया था। घर में पुलिस आ चुकी थी। मोहित के घर के बाईं ओर गोपाल नियोगी का घर था और दाईं ओर प्रताप चंद्र रहते थे। दोनों ही उम्र दराज आदमी थे। उन्होंने पुलिस को बयान दिया। मोहित और अन्नपूर्णा के झगड़े तो रोज की बात थे। पिछली रात लगभग 11 बजे उन्होंने मोहित के घर से अन्नपूर्णा की चीख पुकार और गालियां सुनी थी। मोहित कभी जोर जोर से झगड़ा नहीं करता था। उस रात भी उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक अन्नपूर्णा ने मार डाला कहकर 2-3 बार चिल्लाया और फिर चुप हो गई। झगड़ा इससे पहले कभी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में बाहर के लोगों का दखल देना ठीक नहीं समझा जाता। इसीलिए गोपाल नियोगी और प्रताप चंद्र इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकले। खासकर जब अन्नपूर्णा अचानक चुप हो गई तो उन्होंने यही समझा कि मोहित ने अपनी पत्नी को पीट कर चुप करा दिया है। यह ख्याल भी उनके मन में नहीं आया कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। पूरी रात शव खुले घर में पड़ा रहा। सुबह काम वाली बाई आई तो उसने लाश देखी। उसके चिल्लाने पर गोपाल बाबू और प्रताप बाबू वहां पहुंचे और शव देखकर स्तब्ध रह गए। कालीमय भी मोहित के घर गए। मोहल्ले में इतना बड़ा हंगामा हुआ था, सब लोग आए थे। अगर वो न जाते तो अच्छा नहीं लगता। पुलिस के दरोगा ने उनसे पूछा, आप कुछ जानते हैं? कालीमय की इच्छा बयान देने की नहीं थी। वो थोड़ा हिचकिचा कर बोले, ये घटना कब हुई? दारोगा ने गोपाल नियोगी और प्रताप चंद्र की ओर इशारा करके कहा, इनके कहने से तो लगता है कि रात लगभग 11 बजे हत्या हुई है और कोई गवाह नहीं है। घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं रहता था। कालीमय बोले, 11 बजे की बात तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं चौधरियों के तालाब पर मछली पकड़ने गया था। लेकिन रात करीब 8:30 बजे मेरी मोहित से मुलाकात हुई थी। दारोगा ने कहा, ऐसा है क्या? कहां मुलाकात हुई थी? कालीमय ने पिछली रात रास्ते में मोहित से हुई मुलाकात का पूरा हाल बता दिया। सुनकर दारोगा बोले, अब एक और मजबूत वजह मिल रही है। मरी हुई औरत के गले में करीब 10-12 तोले का सोने का हार था। हत्यारा उसे लेकर भाग गया है। मोहित रक्षित आपसे पैसे उधार लेने जा रहा था, लेकिन आपसे उधार नहीं मिला, इसीलिए खाली हाथ ही जुए के अड्डे पर गया होगा। वहां शायद उसे कुछ हाथ नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी पत्नी के गले का हार लेने घर आया। और दारोगा ने मोहल्ले के और भी कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। मोहित जुआरी जरूर था, दोस्तों के साथ कभी कभी शराब भी पी लेता था, लेकिन कुल मिलाकर वो बुरा आदमी नहीं था। अन्नपूर्णा में सहनशीलता नहीं थी, उसकी जुबान पर लगाम नहीं थी। छोटी सी बात पर झगड़ा खड़ा कर देती
और पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती। यही बातें सबके मुंह से सुनने को मिली। तहकीकात खत्म करके दरोगा लाश को लेकर चले गए। फरार मोहित रक्षित के नाम से पुलिस का वारंट जारी हो गया। पिछली रात करीब 1 बजे कालीमय मछली पकड़कर घर लौटे थे। दामिनी नींद भरी आंखों से आकर दरवाजा खोलकर खड़ी हुई थी और उलझी आवाज में पूछा था, मछली मिली? कालीमय ने संक्षेप में कहा, नहीं। इसके बाद और कोई बात नहीं हुई। दामिनी जाकर फिर सो गई थी। कालीमय हाथ मुंह धोकर उसके पास लेट तो गए, लेकिन दामिनी कुछ ही देर में अंगड़ाई लेकर सो गई और कालीमय सारी रात जागते रहे। सुबह होते ही दोनों के बीच जैसे छिपने छिपाने का खेल शुरू हो गया। बाहर घर में हत्या की खबर सुनकर कालीमय अंदर आए और दामिनी से बोले, कल रात मोहित रक्षित अपनी पत्नी को मारकर भाग गया। दामिनी चाय बना रही थी। उसका चेहरा अचानक सूख कर पीला पड़ गया। उसने घबराई हुई आंखों से एक बार ऊपर देखा और तुरंत नजर झुका ली। कालीमय बोले, मोहित को तो तुमने जरूर देखा होगा, वो मेरे पास पैसे उधार लेने आता था। दामिनी ने सिर नहीं उठाया, उलझी आवाज में बोली, क्या पता। चाय पीकर कालीमय घटना स्थल पर गए। वहां से लौटते लौटते लगभग दोपहर हो गई। घर आकर उन्होंने दामिनी से कहा, कल रात 11 बजे मोहित ने अपनी पत्नी की हत्या की है। दामिनी की आंखों में एक चमक सी आई। उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा, ऐसा? उसकी आवाज बिल्कुल फीकी और अर्थहीन लगी, जैसे बिना मन से बोली हुई बेजान रटी रटाई बात। अगले दिन सोमवार था। मोहित के खिलाफ वारंट शहर के बाहर भी भेज दिया गया था, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। शहर से 3 स्टेशन दूर एक बड़ा जंक्शन था। सोमवार की शाम पुलिस का हवलदार अभय शिकदार उसी जंक्शन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने एक रात की छुट्टी ली थी और धोती कुर्ता पहनकर अपने ससुराल जा रहा था। उसकी उम्र 27-28 साल के करीब थी। अभी अभी उसके घर पहला बेटा पैदा हुआ था, इसीलिए बेटे का चेहरा देखने के लिए उसे एक रात की छुट्टी मिली थी। उसका ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, ट्रेन से करीब 3 घंटे का रास्ता, लेकिन जंक्शन तक पहुंचकर वो अटक गया। उधर की ट्रेन में कोई गड़बड़ी हो गई थी और ट्रेन 2.5 घंटे लेट थी। अभय शिकदार बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। समय जैसे कट ही नहीं रहा। उसने स्टेशन के जान पहचान वाले माल बाबू और टिकट चेकरों के साथ बातें कर ली थी। प्लेटफॉर्म पर जो छोटा सा पुलिस थाना था, वहां बैठकर भी कुछ देर गपशप की। फरार हत्यारे मोहित रक्षित के बारे में भी चर्चा की थी। वो आरोपी को पहचानता था, लेकिन अब उसे कहां ढूंढा जाए। शायद वो अब तक हिल्ली दिल्ली मक्का मदीना पार कर चुका होगा और कल तो उसे रात के आखिर में ही ट्रेन पकड़कर वापस लौटना होगा। दारोगा बाबू ने साफ कह दिया था कि बेटे का चेहरा देखकर भावुक होकर देर नहीं करनी है। सुबह समय पर ड्यूटी पर हाजिर होना ही होगा। प्लेटफॉर्म पर दूसरी गाड़ियां आ जा रही थी। यात्री चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। एक ट्रेन जाने के बाद कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म खाली हो जाता था। धीरे धीरे स्टेशन की बत्तियां भी जल उठी। इस समय तक तो उसे अपने ससुराल पहुंच जाना चाहिए था। धत! अभय थके हुए कमरों से एक चेकर के पास जाकर बोला, अरे और कितनी देर है दादा, ट्रेन आ रही है? चेकर ने कहा, आ रही है 20 मिनट और। फिर मिठाई कब खिला रहे हो? अभय हंसकर बोला, सब होगा दादा, पहले लड़के को देख तो लूं, अभी के लिए ये जलने दीजिए। ये कहकर उसने सिगरेट का पैकेट निकालकर आगे बढ़ा दिया। चेकर सिगरेट लेकर चला गया तो अभय को महसूस हुआ कि उसे भूख लग रही है। शायद मिठाई की बात सुनकर ही उसे भूख का ध्यान आ गया। वो 3rd क्लास यात्रियों के विश्राम मंडप की ओर चल पड़ा। वहां खाने पीने और चाय की एक दुकान थी। उस बड़े से मंडप में 2-4 यात्री थे। कोई लेटा था तो कोई बैठा हुआ समय काट रहा था। बिजली की रोशनी से अंधेरा तो हट गया था, लेकिन धुंधलापन अभी भी था। चाय की दुकान पर अच्छी रोशनी थी। अभय वहां जाकर चाय और बिस्किट मांगने लगा।
दुकान के सामने केवल एक आदमी खड़ा चाय पी रहा था। उसके सिर पर बर्मी ढंग से रुमाल बंधा हुआ था और चेहरे पर 2-3 दिन की दाढ़ी थी। अभय के आने पर वो थोड़ा हटकर उसकी तरफ पीट करके चाय पीने लगा। अभय ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। बिस्किट के साथ चाय पीते पीते अचानक उसकी नजर उस आदमी के चेहरे के किनारे पर पड़ी। गालों पर गहरी काली दाढ़ी के बावजूद अभय उसे पहचान गया। उसके हाथ की चाय की प्याली एक बार तश्तरी पर खनक उठी। फिर वो एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। दिमाग में योजना बनाते बनाते अभय ने चाय खत्म की, दुकानदार को पैसे दिए और लापरवाही से पूछा, अब पान की दुकान किधर है? दुकानदार बोला, पान सिगरेट आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, हॉकर के पास। जैसे उसे कोई जल्दी नहीं हो, ऐसे ही धीमे कदमों से अभय वापस प्लेटफॉर्म पर चला गया। फिर तेज कदमों से पुलिस थाने के कमरे में घुस गया। 5 मिनट बाद वो फिर चाय की दुकान पर लौट आया। सिर पर रुमाल बांधे वो आदमी चाय खत्म करके दुकानदार को पैसे दे रहा था। अभय उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, उसकी नजर अभय से मिली। उसने अभय को पहचाना नहीं और पास से निकलकर जाने की कोशिश की। तभी दोनों ओर से पुलिस की वर्दी पहने 2 आदमी आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। अभय ने कहा, तुम्हारा नाम मोहित रक्षित है? तुम फरार आरोपी हो। मोहित एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चौंके हुए एक घोड़े की तरह भागने लगा। लेकिन वो भाग नहीं सका। तीनों तरफ से 3 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। थाने के कमरे में ले जाकर मोहित की तलाशी ली गई। उसके पास से उसकी मरी हुई पत्नी का सोने का हार और कुछ पैसे मिले। नकद पैसे की कमी के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं सका था। उस रात अभय अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाया। ट्रेन आई और चली भी गई। अभय ने मोहित के हाथों में हथकड़ी पहनाई और 2 कांस्टेबलों के साथ उसे लेकर शहर की ओर लौट चला। मोहित का मुकदमा कमिटिंग कोर्ट पार करके सेशन अदालत में पहुंचा। मोहित की ओर से एक नामी फौजदारी वकील नियुक्त किया गया था। उनके साथ 2-3 जूनियर भी थे। सरकार की ओर से स्थानीय वरिष्ठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। कालीमय किसी भी पक्ष की ओर से नियुक्त नहीं थे, फिर भी वे बराबर अदालत में मौजूद रहते थे। उनके अलावा और भी कई जूनियर वकील उपस्थित थे। इसके साथ ही शहर के उत्सुक लोग भी भीड़ लगाकर तमाशा देखने आए थे। आरोपी के कटघरे में मोहित रक्षित बिखरे हुए बाल और घनी दाढ़ी के साथ सिर झुकाए खड़ा था। जब हाकिम राम रखाल सेन आकर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे तो मुकदमा शुरू हुआ। राम रखाल सेन कड़े स्वभाव के न्यायाधीश थे। उनकी अदालत में वकील लोग बेकार की बातें या शोर शराबा करने की हिम्मत नहीं करते थे। जूरी का चुनाव पूरा होने के बाद सरकारी वकील ने संक्षेप में मामला बयान किया। मोहित रक्षित एक मनचला युवक था। जुआ खेलना और उससे जुड़ी कई तरह की बुरी आदतों में अपने पैतृक पैसे उड़ाना ही उसका मुख्य काम था। उसकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी, लेकिन सफल नहीं हो पाती थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। अपनी आदतों और इच्छाओं में बाधा पाकर मोहित अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत घृणा से भर गया। पिछले 27 सितंबर शनिवार को पति पत्नी का झगड़ा चरम पर पहुंच गया। मोहित की जुआ खेलने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी, लेकिन महीने के अंत में उसके पास पैसे नहीं थे। उसने पहले उधार लेने की कोशिश की, लेकिन जब उधार नहीं मिला तो उसने पत्नी के गले का हार गिरवी रखकर पैसे जुटाने की योजना बनाई। रात 10:30 बजे के बाद वो घर लौटा और पत्नी से हार मांगा। अन्नपूर्णा ने हार देने से इनकार कर दिया। तब मोहित ने पत्नी के सिर पर जोरदार वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके गले से हार निकालकर फरार हो गया। 2 दिन बाद सोमवार की शाम रेलवे जंक्शन पर पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया। उस समय भी उसके पास उसकी मरी हुई पत्नी का हार था। उस हार को पुलिस ने केमिकल एनालिस्ट के पास जांच के लिए भेजा। जांच के बाद पता चला कि उस पर खून लगा हुआ था और वो खून मोहित की पत्नी का ही था। कम से कम उसी रक्त समूह का था, जिसे डॉक्टरी भाषा में AB ग्रुप का रक्त कहा जाता है। हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है,
लेकिन सारे सबूतों को मिलाकर यह अनिवार्य रूप से सिद्ध किया जा सकता है कि मोहित ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। इस बारे में किसी भी उचित संदेह की गुंजाइश नहीं है। आरोपी से पूछा गया, तुम दोषी हो या निर्दोष? मोहित ने हाथ जोड़कर हाकिम से कहा, हुजूर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। ये कहकर वो असहाय होकर रोने लगा। आरोपी पक्ष के वकील ने कहा, हजूर, मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, उसके खिलाफ कोई ठोस गवाह या सबूत नहीं है। पहले सरकारी वकील अपना केस साबित करें, आरोपी की सफाई अभी रहने दी जाए, जरूरत पड़ने पर बाद में हजूर के सामने पेश की जाएगी। इसके बाद एक एक करके गवाह आकर बयान देने लगे। गवाह बहुत थे। गोपाल नियोगी और प्रताप चंद्र ने भी गवाही दी। कालीमय की भी गवाही होनी थी, लेकिन उन्होंने पहले ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलकर अपने को इस मामले से अलग करवा लिया था। वे खुद वकील थे और अगर ये बात खुली अदालत में सामने आ जाती कि वे सूद पर पैसे देने का भी काम करते हैं, तो उनकी बदनामी होती। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा था, आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मारवाड़ी गवाह हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा। पहले दिन 3-4 गवाहों के बयान हुए। मोहित के वकील ने लंबे समय तक जिरह करके भी गवाहों को डिगा नहीं पाया। उस दिन के लिए मुकदमा खत्म होने पर मोहित को फिर से लॉकअप में ले जाया गया। उसे जमानत नहीं मिली थी। अदालत से लौटकर कालीमय हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठे। घर में उनके और दामिनी के अलावा कोई नहीं था। दामिनी पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह कमरे के इस कोने से उस कोने तक बेचैनी से घूम रही थी, मानो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। उसे पता था कि आज से मोहित का मुकदमा शुरू हुआ है। कालीमय नाश्ता करते करते बोले, आज सेशन अदालत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, दिल रखने की जगह नहीं थी। सब लोग मोहित का मुकदमा सुनने आए थे। दामिनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी बेचैनी जैसे और बढ़ गई। कालीमय फिर बोले, मोहित ने कहा कि वो बहुत बड़ा पापी है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। हो सकता है वो सच ही कह रहा हो सकता है जिस समय उसकी पत्नी की हत्या हुई उस समय वो कहीं और था, लेकिन वो इसे साबित कैसे करेगा? दामिनी की छटपटाहट और बढ़ गई, लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। कालीमय ने दामिनी की ओर देखते हुए कहा, अगर मोहित ये साबित नहीं कर सका कि हत्या के समय वो कहीं और था, तो शायद उसे फांसी हो जाएगी। राम राखाल बाबू बहुत कड़े हाकिम हैं। दामिनी अचानक कमरे से बाहर चली गई, जैसे पिंजरे का चूहा रास्ता पा गया हो। अगले दिन मोहित के मुकदमे में और गवाह आए। सरकारी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। अन्नपूर्णा की मृत्यु सिर पर किसी भारी कुंद हथियार के प्रहार से हुई थी। मृत्यु का समय लगभग आधी रात के आसपास था। अन्नपूर्णा का रक्त समूह ए बी था। ए बी समूह का रक्त बहुत दुर्लभ होता है, 100 में केवल 3 लोगों में पाया जाता है। इसके बाद उस पुलिस दरोगा ने गवाही दी जिसे जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। 2 मारवाड़ी गवाहों ने भी बयान दिया। हत्या की रात लगभग 9 बजे मोहित उनके पास पैसे उधार लेने गया था, लेकिन वे जानते थे कि मोहित जुआरी है, इसीलिए उन्होंने बिना किसी गिरवी के उसे पैसे देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई गिरवी की चीज लाओ तो पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद मोहित चला गया और फिर वापस नहीं आया। गवाहों की जिरह खत्म होते होते दूसरे दिन की सुनवाई समाप्त हो गई। गवाह अपने बयानों पर अडिग रहे। तीसरे दिन के गवाहों ने तो मानो मोहित के गले में फांसी का फंदा ही डाल दिया। सबसे पहले अभय सिकदार आए और उन्होंने मोहित को गिरफ्तार करने की पूरी घटना बताई। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के समय मोहित ने भागने की कोशिश की थी। जंक्शन स्टेशन के पुलिस दारोगा ने बताया कि उन्होंने
मोहित की तलाशी लेकर सोने का हार बरामद किया था। उस हार पर खून के निशान देखकर उन्होंने उसे एक लिफाफे में बंद करके जांच अधिकारी के पास भेज दिया था। उस हार को सबूत के रूप में अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सरकारी रासायनिक परीक्षक आए। उन्होंने बताया कि हार पर लगे खून की उन्होंने जांच की थी। वो मनुष्य का खून था और ए बी समूह का था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही से मिलाकर अब किसी को संदेह नहीं रहा कि मोहित रक्षित ने अपनी मृत पत्नी के खून से सने शरीर से हार उतारा था। और अगर उसने हत्या नहीं की थी तो वो फरार क्यों हुआ? इसमें किसी भी प्रकार के उचित संदेह की गुंजाइश नहीं थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हाकिम से कहा, हुजूर, मेरे गवाह समाप्त हो गए हैं, अब आरोपी पक्ष अपनी सफाई पेश कर सकता है। आरोपी के वकील खड़े होकर बोले, हजूर, सरकारी वकील ये निश्चित रूप से साबित नहीं कर सके कि आरोपी ने हत्या की है। खैर, आज समय नहीं है, कल मैं सफाई के गवाह पेश करूंगा। वे साबित करेंगे कि हत्या की रात आरोपी कहीं और था। कटघरे में खड़ा मोहित एक बार डरे और व्याकुल भाव से चारों ओर देखने लगा, जैसे चिल्लाकर कुछ कहना चाहता हो। फिर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वकील किस प्रकार के सफाई गवाह पेश करेंगे ये वो नहीं जानता था। वकील ने मोहित से सच्चाई जानने की कोशिश की थी, लेकिन असफल होकर उन्होंने खुद ही गवाहों का इंतजाम कर लिया था। उस रात सोने से पहले कालीमय ने अलमारी से विस्की की बोतल निकाली, गिलास में विस्की डालकर उसमें पानी मिलाया और गिलास हाथों में लेकर बिस्तर के पास आकर बैठ गए। दामिनी सोने से पहले आईने के सामने खड़ी होकर चेहरे पर क्रीम लगा रही थी। कालीमय बोले, मोहित को देखकर दुख होता है। लगता है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। मुकदमे की हालत अच्छी नहीं है। शायद उसे फांसी हो जाए। दामिनी ने कालीमय की ओर मुंह नहीं घुमाया, बस दोनों हाथों की उंगलियों से चेहरे पर क्रीम मलती रही। कालीमय ग्लास से घूंट लेकर बोले, जानती हो मुझे क्या लगता है? इसमें किसी औरत से जुड़ा मामला है। मोहित का शायद किसी घर की औरत के साथ संबंध था। जिस रात हत्या हुई उस रात वो उसके पास गया था, लेकिन वो बात अब तक कह नहीं पा रहा है। ऐसे कई अपराध होते हैं जिन्हें स्वीकार करने से अच्छा लोग फांसी पर चढ़ जाना समझते हैं। दामिनी ने दिया बुझा दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। कालीमय ने अंधेरे में विस्की का गिलास खत्म किया और सोने चले गए। रजाई के भीतर उनका हाथ दामिनी के हाथ से छू गया। दामिनी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कुछ देर चुप रहने के बाद कालीमय बोले, मोहित चाहे जैसा लुच्चा लंपट हो, उसका दिल अच्छा है। जिस औरत से उसका प्रेम है, उसका तो ये कर्तव्य है कि वो आगे आए, सबके सामने खड़ी होकर कहे कि हत्या की रात मोहित कहां था। बदनामी होगी, कलंक लगेगा, फिर भी एक निर्दोष आदमी की जान तो बच जाएगी। हाँ, तुम ही बताओ, ये ठीक है या नहीं? दामिनी रजाई के भीतर से झुंझला कर बोली, मैं क्या जानूं? मोहित के मुकदमे के बारे में उसने पहली बार कुछ कहा था। कालीमय का मन हुआ कि बिस्तर से उठकर बाहर के कमरे की चौकी पर जाकर रात बिताए, लेकिन सती साध्वी स्त्री की अपेक्षा पतित स्त्री का चुंबकीय आकर्षण और भी प्रबल होता है। चौथे दिन मोहित के वकील ने अदालत में 3 सफाई गवाह पेश किए। उन तीनों को देखते ही पहचान हो जाती थी कि वे बदनाम किस्म के लोग हैं। भले ही वे किसी भी भले घर में पैदा हुए हों, लेकिन अब वे समाज के जिस स्तर पर रहते थे उसे समाज का सबसे नीचा हिस्सा कहा जा सकता था।
नशा, जुआ और तरह तरह की बेईमानी ने उनके चेहरों पर डाकघर की मोहर की तरह काला दाग छोड़ दिया था। वे एक एक करके आए और गवाही दी कि हत्या की रात वे तीनों मोहित के साथ रात 9:30 से 1 बजे तक ब्रिज खेल रहे थे। ब्रिज खेल जुआ नहीं बल्कि कौशल का खेल है, इसलिए उसमें जुए का दोष भी नहीं है। शहर में एक सिनेमा घर है, उसी के पास एक छोटे से कमरे में बैठकर वे लोग ब्रिज खेलते थे। सिनेमा घर का सहायक पुजारी उनका मित्र था, इसीलिए वे लोग अक्सर उसी कमरे में बैठकर ताश खेलते थे। उस रात करीब 1 बजे मोहित उठकर चला गया। उसके बाद क्या हुआ ये वे नहीं जानते, लेकिन उनकी गवाही टिक नहीं सकी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिरह में वे टूट गए। पता चला कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ब्रिज के खेल में कौन सा पत्ता बड़ा होता है। उस दिन सिनेमा में कौन सी फिल्म दिखाई जा रही थी ये भी वे याद नहीं कर पाए। एक गवाह तो ये भी कह बैठा कि उसे ठीक से याद नहीं कि वो दिन शुक्रवार था या शनिवार। तीनों गवाहों की गवाही खत्म होते होते दोपहर ढल गई। हाकिम राम रखाल बाबू के माथे पर शिकन पड़ने लगी। उन्होंने आरोपी के वकील से पूछा, ऐसे गवाह आपके पास और कितने हैं? वकील घबरा कर बोला, हुजूर, मेरा केस क्लोज हो गया, अब और गवाह नहीं है। अच्छा। हाकिम ने एक बार दीवार की घड़ी की ओर देखा और कहा, तो अब बहस शुरू की जाए। जी हुजूर। आरोपी के वकील बहस शुरू करने से पहले कागज पत्र उलट पलट कर अपने जूनियरों से धीमे स्वर में कुछ बातें कर रहे थे। तभी कालीमय अदालत के पीछे की एक बेंच से उठकर खड़े हुए और बोले, हुजूर, मुझे कुछ कहना है। मैं इस मुकदमे में अदालत की ओर से गवाही देना चाहता हूं। हाकिम ने आश्चर्य से भौं उठाकर उसकी ओर देखा। कालीमय अदालत के सामने आकर गवाहों के कटघरे में खड़े हो गए। उन्होंने हाकिम से कहा, हुजूर, मैं एक वकील हूं, इसी शहर का रहने वाला हूं और आरोपी का पड़ोसी हूं। इस मामले के बारे में मैं कुछ जानता हूं। कृपया मुझे उसे अदालत के सामने रखने की अनुमति दी जाए। हाकिम ने कुछ देर स्थिर दृष्टि से कालीमय को देखा, फिर सिर हिला दिया। कालीमय से शपथ दिलाई गई। फिर उन्होंने हाकिम की ओर मुड़कर धीमे और शांत स्वर में कहना शुरू किया, हुजूर, इस मुकदमे की शुरुआत से ही मैं अदालत में मौजूद हूं और सभी गवाहों के बयान सुन चुका हूं। सरकारी वकील ने गवाहों और सबूतों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि पिछले 27 सितंबर की रात लगभग 11 बजे मोहित रक्षित ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा की हत्या की थी। हुजूर, अन्नपूर्णा की हत्या किसने की ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शपथ लेकर कह सकता हूं कि उस रात 11 बजे मोहित अपने घर पर नहीं था। कालीमय थोड़ी देर के लिए रुक गए। हाकिम ने भौं सिकोड़कर पूछा, तो वो कहां था? कालीमय ने कहा, मेरे घर में हुजूर। हाकिम राम रखाल बाबू के होठों पर व्यंग की हल्की रेखा उभर आई। उन्होंने कहा, रात 11 बजे आरोपी आपके घर में क्या कर रहा था? आपके साथ ताश खेल रहा था? कालीमय ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, नहीं हुजूर, मैं घर पर नहीं था। हाकिम ने भौं उठाई। तो फिर? सिर झुकाकर कालीमय बोले, मैं घर पर नहीं हूं ये जानकर ही मोहित मेरे घर गया था। मोहित का मेरी पत्नी के साथ प्रेम संबंध है। अगर अदालत के ऊपर बिजली गिर जाती तो भी शायद इतना भयानक दृश्य न बनता। अदालत में बैठे लोग एक पल के लिए जैसे स्तब्ध हो गए। फिर पीछे की भीड़ में हलचल और फुसफुसाहट की आवाज उठी। हाकिम राम रखाल बाबू की कठोर दृष्टि पड़ते ही कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन सबकी उत्तेजित निगाहें कभी कालीमय की ओर और कभी आरोपी मोहित रक्षित की ओर उठने लगी। मोहित ने जब कालीमय को गवाहों के कटघरे में खड़ा देखा तो वो जैसे पत्थर का हो गया था।
अब वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर बैठा रहा। राम रखाल बाबू ने गवाह की ओर देखकर कहा, आप कह रहे हैं कि आप घर पर नहीं थे? जी नहीं हुजूर, मैं लगभग 8:30 बजे चौधरियों के तालाब में मछली पकड़ने गया था। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आरोपी आपके घर गया था? हजूर, मैं वापस लौट आया था। मैंने दूसरी शादी की है। कुछ दिनों से मुझे अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह हो रहा था, इसीलिए उस दिन सच्चाई जानने के लिए मछली पकड़ने का बहाना करके घर से निकला था। हाकिम कुछ देर चुप रहे, फिर कड़े स्वर में बोले, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कालीमा ने कहा, शर्म के कारण नहीं बता सका हुजूर। अपनी पत्नी के कलंक की बात कौन जाहिर करना चाहता है? इसके अलावा मोहित मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। उसे बचाने की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि उसके फांसी पर चढ़ने की संभावना लगभग निश्चित हो गई है, तब मैं चुप नहीं रह सका। वो चाहे कितना भी पापी हो, उसने हत्या नहीं की। इतने में मोहित दबे स्वर में रो पड़ा। सरकारी वकील खड़े होकर बोले, हजूर, मैं इस गवाह से जिरह करना चाहता हूं। हाकिम ने कहा, जरूर, लेकिन आज समय नहीं है, कल सुबह गवाह का बयान लिया जाएगा। उस दिन अदालत की कार्यवाही समाप्त हो गई। शाम को कालीमय घर लौटे। छोटे शहरों में दूसरों की बातें हवा से भी पहले फैल जाती हैं। कालीमय जब घर पहुंचे तो देखा कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दामिनी बाहर नहीं आई। कालीमय ने बाहर वाले कमरे में चौकी पर सोकर रात बिताई। अदालत की भीड़ पहले दिन से भी अधिक हो गई थी। अदालत का कमरा, बरामदा सब भर गया था और उत्साहित भीड़ मैदान तक फैल गई थी। हम कोलकाता के कुछ पत्रकार भी रात में खबर पाकर आ पहुंचे थे और अदालत के कमरे में किसी तरह जगह बना ली थी। आरोपी के कटघरे में मोहित दिखाई नहीं दे रहा था। वो कटघरे के पिंजरे के फर्श पर बैठकर सबकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। कालीमय का बयान शुरू हुआ। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। पहले जो कहा था उसी को विस्तार से बताया। मोहित के वकील को यह अप्रत्याशित गवाह मिल जाने से बड़ी मुश्किल से डूबने से बचाव हो गया था, इसीलिए उन्होंने कालीमय से जिरह नहीं की। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने शिकारी कुत्ते की तरह कालीमय पर हमला किया। समान पेशे का वकील होने के कारण भी उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। फिर भी उनकी जिरह असफल रही। वे कालीमय को डिगा नहीं सके। आपको दूसरी शादी किए कितने दिन हो गए? लगभग 2 साल। आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का आचरण ठीक नहीं है? पता नहीं चला, मुझे सिर्फ संदेह हुआ था। आपको कब संदेह हुआ? इस घटना के 2-4 दिन पहले। किस बात से संदेह हुआ? उसके व्यवहार से। क्या आपने इस विषय में अपनी पत्नी से कुछ कहा था? नहीं। क्यों नहीं कहा? कालीमय ने सवालिया नजर से हाकिम की ओर देखा। हाकिम ने कहा, यह सवाल अप्रासंगिक है, दूसरा सवाल कीजिए। आपने कहा कि उस रात आप अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर खड़े होकर बातें सुन रहे थे। कितने बजे से कितने बजे तक वहां खड़े रहे? लगभग 10:15 से 12 बजे तक। यानी लगभग 1.25 घंटे तक आप चुपचाप खिड़की के बाहर खड़े रहे? हाँ। कमरे में अंधेरा था, आप कुछ देख नहीं पा रहे थे? नहीं। लेकिन उनकी बातें सुन पा रहे थे? हाँ। वे लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे? नहीं, धीरे धीरे बात कर रहे थे। धीरे धीरे बात करने के बावजूद आप आरोपी की आवाज पहचान पाए? केवल आवाज से नहीं, उनकी बातों से भी समझ गया था। किस बात से समझे? आरोपी ने एक बार कहा था, मोहित रक्षित भले घर का बेटा है, जान चली जाए तो भी किसी महिला का कलंक नहीं होने देगा। मोहित रक्षित के मुंह से ये बात कोई नहीं जान पाएगा। और क्या क्या बातें आपने सुनी थी? कालीमय आंखें झुकाकर चुप रहे। हाकिम ने वकील से कहा, दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी व्यभिचारिणी है, तब आपका
खून खौल नहीं उठा? आपको गुस्सा नहीं आया? आया था, लेकिन उसी के साथ डर भी लगा था। डर किस बात का? गुस्से में गुस्से में मेरा मन हुआ कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊं और दोनों को पीटूं, लेकिन डर लगा कि मैं अकेला हूं और वे दोनों हैं। अगर वे मुझे ही मार डालें तो? इसीलिए आप वापस जाकर मछली पकड़ने लगे? हाँ। रे, आदमी है या केचुआ? काली में चुप रहे। हाकिम ने कड़े स्वर में सरकारी वकील से कहा, आप बार बार एविडेंस एक्ट की सीमा से बाहर जा रहे हैं। ये सवाल अनावश्यक है और असंगत है। अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो बैठ जाइए। सरकारी वकील बोले, एक और सवाल है हजूर। और गवाह की ओर मुड़कर पूछने लगे, आपकी पत्नी अभी भी आपके घर में ही है? आज सुबह तक तो थी। इस घटना के बाद उसके साथ आपका संबंध कैसा है? हाकिम फिर डांट कर बोले, असंगत, अनावश्यक। इस सवाल का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। कालीमय हाकिम की ओर मुड़कर बोले, हुजूर, इस सवाल का उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अधेड़ उम्र का आदमी हूं। मुझे एक कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए जब मुझे अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में पता चला तो मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि बिना किसी झगड़े के चुपचाप उसे छोड़ दूंगा। लेकिन बीच में यह हत्या का मामला आ गया और सब गड़बड़ हो गई। सरकारी वकील ने एक बार हाकिम के चेहरे की ओर देखा और एक बार जूरी के सदस्यों की ओर। उनके मन की स्थिति समझने में उन्हें देर नहीं लगी। मुकदमे की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने और कोई सवाल नहीं किया और बैठ गए। इसी बीच मोहित के वकील जाकर मोहित से बात कराए थे। वे उठकर बोले, हुजूर, अब आरोपी स्वयं अपना बयान देगा। अदालत में बैठे सभी लोग उत्सुकता से सीधे होकर बैठ गए। मोहित धीरे धीरे कटघरे में खड़ा हुआ। दाढ़ी, मूछ और बिखरे बालों के बीच से उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वो कोई पागल भिखारी हो। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने हाथ जोड़कर टूटे हुए स्वर में कहना शुरू किया, धर्मावतार, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। फांसी ही मेरे लिए उचित सजा है। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। कालीमय बाबू ने जो कुछ कहा है उसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है। अगर वे ये सब ना कहते तो मैं भी चुप ही रहता। लेकिन अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। उस रात लगभग 12 बजे मैं अपने घर वापस लौटा। वहां जाकर देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है। सामने के कमरे में रोशनी जल रही है और मेरी पत्नी अन्नपूर्णा जमीन पर मरी पड़ी है। मैं डर से घबरा गया। मैंने सोचा कि सब लोग मुझे ही हत्यारा समझेंगे, क्योंकि ये सब जानते थे कि अन्नपूर्णा के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं था। अपनी जान बचाने का एक ही उपाय मुझे सूझा, भाग जाना। लेकिन मेरी जेब में केवल 2-3 रुपए थे। इतने पैसों में मैं कितनी दूर भाग सकता था। इसीलिए मैंने अन्नपूर्णा के गले से हार निकाल लिया और भाग गया। मुझे यह पता नहीं था कि उस पर खून लगा हुआ है। उसी रात में जंक्शन स्टेशन पहुंच गया, लेकिन वहां से दूर कहीं जाने के लिए पैसे चाहिए थे। जंक्शन पर मैं किसी को नहीं जानता था, इसीलिए समझ नहीं पा रहा था कि हार किसे बेचूं। रविवार का पूरा दिन मैं जंक्शन पर ही छिपा रहा, लेकिन हार बेचने की हिम्मत नहीं हुई। डर लगा कि कहीं हार बेचने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सोमवार का दिन भी मैंने जंक्शन पर ही बिताया, फिर शाम को पकड़ा गया। हुजूर, यही मेरा बयान है। अगर मैंने एक भी झूठ कहा हो तो मेरे सिर पर बिजली गिरे। सांस रोक के बैठे अदालत के कमरे में आरोपी के वकील धीरे धीरे उठकर बोले, हुजूर, इसके बाद मैं और एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। अब सरकारी वकील अपना भाषण दे सकते हैं। सरकारी वकील ने लंबा भाषण दिया। भाषण खत्म होने से पहले ही लंच का विराम आ गया और विराम के बाद उन्होंने फिर अपना भाषण
जारी रखा, कालीमय झूठा गवाह है, वो अपनी ही नाक काटकर दूसरे की यात्रा बिगाड़ रहा है। ये बात वो बार बार जूरी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बात किसी के मन में जगह नहीं बना सकी। उनका भाषण खत्म होने के बाद हाकिम ने जूरी को मामले की मुख्य बातें समझा दी। जूरी उठकर गए, 5 मिनट तक आपस में सलाह की, फिर लौटकर फैसला सुनाया कि आरोपी निर्दोष है। विस्की की बोतल लगभग खत्म हो चुकी थी, नीचे बस 2 उंगली जितनी शराब बची थी। रात के 10 बजने में ज्यादा देर नहीं थी। कालीमय बाबू के बैठक खाने में बोतल बीच में रखकर हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मेरे सिर के भीतर जैसे रुनझुन नुपुर बज रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। कालीमय लाल आंखों से शराब की बोतल की ओर देख रहे थे। मैंने कहा, उसके बाद? कालीमय ने बोतल से नजर नहीं हटाई। बोले, कल अदालत से घर लौटकर देखा कि दामिनी भाग गई है। कहां गई है पता नहीं, शायद किसी दूर के भाई के घर लौट गई होगी। और मोहित? वो यही है, कल रात आया था, पैरों पर गिरकर माफी मांग के गया। कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। मेरे सिर के अंदर उस रुनझुन आवाज के साथ एक अजीब सी सोच घूम रही थी। आखिर मैंने कहा, लेकिन एक सवाल का तो फैसला हुआ ही नहीं। कालीमय ने मेरी ओर लाल आंखें उठाई। मैंने कहा, अन्नपूर्णा को किसने मारा? कालीमय बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखते रहे। मैंने कहा, उस रात आप लोहे की छड़ लेकर छिपकर सुनने आए थे, लेकिन अदालत में आपने लोहे की छड़ की बात नहीं कही। कालीमय कुछ देर तक मुझे स्थिर नजरों से देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें लगता है कि अन्नपूर्णा को मैंने मारा? मैंने कहा, यकीन नहीं, लेकिन शक है। आप लगभग 1.25 घंटे तक खिड़की के बाहर खड़े रहे, ये बात मानना मुश्किल है। आप केचुआ नहीं है, इंसान है। अचानक कालीमय ने विस्की की बोतल उठाई और अपने ग्लास में जो कुछ बचा था सब उड़ेल दिया। उसमें पानी नहीं मिलाया, वैसे ही वो आग जैसी शराब गले में उतार ली। मैं इंतजार करता रहा, फिर उन्होंने कहा, हाँ, अन्नपूर्णा को मैंने ही मारा था, तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन अगर तुम किसी और से कहोगे तो मैं इनकार कर दूंगा। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरे दिमाग में जो अजीब सी सोच घूम रही थी अब जैसे ताल पर नाच उठी। मैंने पूछा, आपने अन्नपूर्णा को क्यों मारा? उसने तो कोई अपराध नहीं किया था। कालीमय बोले, उसे मारने का इरादा नहीं था। अपने घर की बात देखकर मेरे सिर में आग लग गई थी। मैं बदला लेने गया था। बदला लेने? हाँ, मोहित ने मेरे मुंह पर कालिख पोती थी, इसीलिए मैं उसके गाल पर कालिख पोतने गया था। लेकिन अन्नपूर्णा दूसरी तरह की औरत थी, वो दामिनी जैसी नहीं थी। जब उसने मेरा इरादा समझ लिया तो मेरी धोती पकड़कर बोली, अरे ओ निकम्मे, तेरे मन में इतनी गंदगी, ठहर, अभी तुझे मजा चखाती हूं। ये कहकर वो मेरी धोती पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मार डाला, मार डाला। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अभी उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते। मेरे हाथ में लोहे की छड़ थी ही। काफी देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। आखिर मैं उठने लगा और कहा, अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब मैं चलता हूं। कालीमय ने अचानक आंखें उठाई। उनके चेहरे से यादों की ग्लानि पल भर में मिट गई। वो बोले, इतनी रात को कहां जाओगे? यहीं रुक जाओ, भूख लगी है। देखता हूं रसोई में कुछ है या नहीं। सुन रहे थे शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी साक्षी, हिंदी में। कहानी का एडाप्टेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।